आप समझेंगे ज्यादा। ठीक है भैया, जो लोग नए जुड़ रहे हैं ये बहुत अच्छा है कि वो आज की क्लास से जुड़ रहे हैं, अगली क्लास से जुड़ते तो कहानी खराब हो जाती। हम शुरुआत करने वाले हैं यूनिट 2। हम शुरुआत करने वाले हैं किसकी? यूनिट 2। और इस यूनिट का ऑल इन ऑल जो नाम है इसको कहा जाता है काइनामेटिक्स। यूनिट को क्या कहा जाता है? काइनामेटिक्स। एनसीईआरटी के जो चैप्टर इस यूनिट के अंदर कवर होते हैं ये 2 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन। दोनों चैप्टर इसी यूनिट के हैं, काइनेमेटिक्स के। आज हम लोग बेसिकली क्या शुरू कर रहे हैं? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर में इंटरनली बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनकी धीरे धीरे करके मैं चर्चा तुम लोगों के साथ में करूंगा। तो हम शुरुआत कर रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इससे पहले कि हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ना शुरू करें, हमको ये पहले समझ लेना चाहिए कि काइनेमेटिक्स आखिर होता क्या है। What do we actually mean by काइनेमेटिक्स? समझो, काइनेमेटिक्स जो ये वर्ड है ये निकला है एक और वर्ड से, ग्रीक वर्ड है काइनेमा। काइनेमा का मतलब होता है मोशन। काइनेमा का क्या मतलब होता है? सो काइनेमेटिक्स बेसिकली क्या है? काइनेमेटिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन। लेकिन काइनेमेटिक्स में एक बात बहुत स्पेशल है, मोशन की स्टडी तो है बट विदाउट कंसीडरिंग द कॉजेस। इस बात को समझो, काइनेमेटिक्स में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कोई बॉडी मोशन में है, हम ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे कि वो मोशन में कैसे आई। अंतर समझ रहे हो? हम ये तो पढ़ेंगे कि बॉडी मोशन में है, अगर मोशन में है तो उसकी कुछ रफ्तार होगी, कुछ डिस्टेंस होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन हम ये नहीं पढ़ेंगे कि वो मोशन में आई कैसे। वो काइनेमेटिक्स का हिस्सा नहीं है, वो इससे अगली यूनिट में पढ़ा जाएगा, यूनिट नंबर 3 में, लॉज ऑफ मोशन में। लॉज ऑफ मोशन में ये भी हम पढ़ेंगे कि मोशन की शुरुआत आखिर कैसे हुई। लेकिन अभी हम केवल ये पढ़ेंगे कि मोशन क्या है और मोशन के साथ रिलेटेड बाकी सारी चीजें क्या होती हैं, वो हम यहां पर पढ़ेंगे। बोलो क्लियर है भाई? तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं भैया एनसीईआरटी के बहुत ही अद्भुत, बहुत ही निराले टॉपिक की। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और इससे पहले कि मैं बिल्कुल भी कदम 1 सेकंड भी आगे बढ़ाऊं, मुझे लगता है कि तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट इज मोशन। मोशन से हमारा, हिंदी में हम चर्चा करेंगे, हिंदी भाषी लोग हैं, मोशन से हमारा क्या तात्पर्य है? व्हाट डू वी मीन बाय मोशन? तुमने क्लास 9th में भी मोशन पढ़ा है। कोई भी बच्चा अगर हमें बताना चाहे कि भैया मोशन आखिर क्या होता है तो वो हाथ खड़ा कर सकता है और अपने विचार पूर्ण रूपेण प्रकट कर सकता है। मोशन क्या है?
जेसिका, मूवमेंट, और कोई? नौवीं तो पास की है ना? हैं? या नौवीं फेल सीधी 10वीं की हो? ऐसी भी स्कीमें चलती हैं ना हिंदुस्तान में। नौवीं फेल सीधा क्या करें? 10वीं। स्कूल बदल लें, 10वीं कर लें। अच्छा, इतने बेकार रेस्पॉन्स की मुझे भगवान कसम उम्मीद नहीं थी। मुझे उम्मीद थी कोई सा गधा गलत ही सही लेकिन डेफिनेशन बताएगा। चलो नहीं पता है, कोई बात नहीं। नहीं, मुझे सहानुभूति है तुम लोग के साथ। 2 साल तुम लोग कोविड से जूझे हो, 2 साल तुम लोगों ने कोविड झेला है, तुम्हारी पढ़ाई बिल्कुल बर्बाद हुई है, साथ में तुम फोन ना देखो इससे भी जूझे हो, हालांकि तुमने देखा पूरा फोन है 2 साल। तो मुझे तुम्हारे साथ क्या है? सहानुभूति। मैं समझाता हूं मोशन क्या है। एक्चुअली ये बात कहने में जितनी आसान लग रही है, जैसे जेसिका ने बोल दिया सर मूवमेंट, ये उतनी आसान होती नहीं है। और हम वो 9th क्लास वाली मोशन पढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे। मूवमेंट तो ये पंखा भी कर रहा है, क्या ये मोशन है? मूवमेंट तो गाड़ी का टायर भी करता है, क्या वो भी मोशन है? मूवमेंट तो ये भी है, क्या ये भी मोशन है? उत्तर मिलेगा नहीं। उत्तर क्या मिलेगा? नहीं। अब समझो, एग्जैक्ट डेफिनेशन समझो। मोशन का मतलब है, पहले डेफिनेशन लिखूं फिर समझाते, है ना? क्योंकि तुमको एश्चंद की आदत पड़ी है ना। व्हेन अ बॉडी, समझ उतारेगा कोई भी नहीं अभी, समझो। व्हेन अ बॉडी changes its position with respect to a fixed point with time. समझो अंतर, मैं समझाती। अब एग्जाम्पल से समझाती। मान लो यहां पे समय है 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, और यहां समय कितना सेकेंड हो गया? ठीक है जी। यहां पे मान लो दूरी है 0 मीटर, यहां पे है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, और यहां पे दूरी है, बोलो सही है? एक व्यक्ति मान लीजिए यहां पे था जब समय 1 सेकंड था, और वो थोड़ी देर के बाद यहां आ गया जब समय कितना हो गया? क्या इसने मोशन की? सोच के बोलो, क्या इस व्यक्ति ने मोशन की? आंसर है हां। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? हाउ डिड यू नो कि इस व्यक्ति ने मोशन की? इस व्यक्ति की पोजीशन चेंज हुई, पहले ये 1 मीटर पे था, अब ये, क्या टाइम भी चेंज हुआ? तो मैं ये कैसे पता चला कि इसकी पोजीशन चेंज हुई? गहराई की बात जो तुम अभी भी नहीं पकड़ रहे, ये बात तो सही है कि इसकी पोजीशन चेंज हुई, तुम्हें कैसे पता चला कि इसकी पोजीशन चेंज हुई? 1 मिनट सुन जा, मैं एक एग्जांपल बताता हूं। मुझे देखो, सभी लोग मुझे देखो, मुझे देखो, देखा? आंखें बंद करो सभी लोग अपनी। अबे करो, बुद्धिहीन लोगों, आंखें खोलो। अब मुझे देखो, क्या मैंने मोशन की? क्या मैंने मोशन की? तुम्हें कैसे पता चला? मैं पहले कहां था, अब कहां हूं? तो तुम समझ रहे हो तुम्हें कैसे पता चला? तुमने मेरी इस पोजीशन को बैकग्राउंड के साथ क्या करके देखा होगा? कंपेयर। और ये काम ऑटोमेटिकली किसने किया? तुम्हारे दिमाग ने।
तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पोजीशन चेंज हुई? क्योंकि तुम्हारे पास ये रेफरेंस पॉइंट था। कैसा पॉइंट था? कैसा पॉइंट था? तुमने इससे कंपेयर किया, तभी तो तुम्हें पता चला कि मेरी पोजीशन क्या हुई। मान ले एक बहुत बड़ा ग्राउंड हो, बहुत ही ज्यादा बड़ा ग्राउंड है, ग्राउंड इतना बड़ा है कि चारों तरफ की बिल्डिंग दिखाई नहीं दे रही। सोच, मैं यहां खड़ा हूं, तू यहां खड़ा है, तूने मुझे देखा, मैंने तेरी आंख पे पट्टी बांध दी और हल्की सी अपनी पोजीशन को क्या कर लिया। तू जीवन में कभी नहीं पता लगा पाएगा कि मैंने मोशन किया। क्यों? क्योंकि मेरी पोजीशन को ऑब्जर्व करने के लिए अब तेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। यहां तो रेफरेंस पॉइंट दीवार है, तूने इससे मेरी पोजीशन को तुरंत क्या कर लिया, कंपेयर। अगर ये रेफरेंस पॉइंट ना हो तो मोशन का पता लगा पाना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, मान ले एक बस है, बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार चल रही है, कभी ब्रेक नहीं लगती बस में, ठीक है, कोई गड्ढा नहीं आता, रोड एकदम स्मूथ है, बस में कोई खिड़की दरवाजे नहीं है, तू उस बस में बैठा है। क्या तू कभी ये पता लगा पाएगा कि तू मूव कर रहा है? सोच, दिमाग पे जोर डालो, तुम जीवन में कभी नहीं पता लगा पाओगे। आज तक धरती पे पता लगा पाए हो कि तुम चल रहे हो? अरे धरती तो चल रही है ना। मैं कुछ फारसी बोल रहा हूं, ये बातें नहीं है तुम्हारे लिए। धरती चल रही है, नहीं चल रही है? तुम्हें कभी पता चला आज तक कि धरती चल रही है? तो फिर यहां कैसे पता चल जाएगा? इसलिए मोशन होने के लिए 3 बातों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, पोजीशन में क्या है, चेंज। दूसरी बात, समय चेंज हो। क्या चेंज हो? और तीसरी बात, तुम्हारे पास रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। रेफरेंस पॉइंट ही सबसे ज्यादा जरूरी है मोशन का पता लगाने में। अगर तुम्हारे पास रेफरेंस पॉइंट नहीं है तो मोशन का पता लगाया। अभी धीरे धीरे बातें और सामने आएंगी, कुछ फैक्ट्स। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, एक चीज अगर मैं तुमसे कहूं कि मोशन एंड रेस्ट आर ऑलवेज रिलेटिव, फुल स्टॉप, they are never absolute। मोशन और रेस्ट हमेशा रिलेटिव होते हैं, ये कभी एब्सोल्यूट नहीं होते। इस बात का मतलब तुम्हें नहीं पता, मैं समझाती। मोशन और रेस्ट हमेशा क्या है, रिलेटिव। आओ एग्जाम्पल देखें। इस बात को समझने के लिए क्या देखें, एग्जाम्पल। कैसे बोलोगे, एक जाम फल, ऐसे बोलो। सर ऐसे बोलते थे, हाँ अच्छा लगता है। ये मान ले ट्रेन है, ये क्या है, अब सुन, ये ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है। मान ले मेरा कोई रिश्तेदार ट्रेन से आया था, मैं उससे बहुत दुखी था, घर वापस नहीं जा रहा था। आखिरकार उसने जो है डिसाइड किया कि अब मैं अपने घर वापस जाऊंगा। तो मैं खुशी खुशी रिश्तेदार को, 2 रिश्तेदार थे एक्चुअली, इनको दोनों को घर छोड़ने गया ट्रेन पे, सी ऑफ, क्योंकि जाओ मरो, अब मत आना दोबारा। तो मैं खड़ा हूं ये प्लेटफॉर्म पे, ये है रिश्तेदार ए, ये है रिश्तेदार बी, और ये हूं मैं सी। समझना बात को गहराई से। ट्रेन चलने लगी, मान ले 5 किलोमीटर पर आवर से। अब समझियो, अब तुझे असली खेल समझ आएगा रेफरेंस पॉइंट का। ट्रेन चलने लगी कितनी रफ्तार से, 5 किलोमीटर। मेरे लिए ए मोशन में है, मेरे लिए ए, मुझे क्या दिखेगा, ए आगे जा रहा है, मुझे क्या दिखेगा, बी भी, लेकिन ए को क्या दिखेगा, बी कहीं नहीं जा रहा। सोच, आमने सामने की सीट होती है ना, ये बैठा ए, वो बैठा बी,
मैं जब प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, मैं जब, तो मेरे को दोनों दिख रहे हैं चलते हुए, लेकिन ए के लिए बी रेस्ट में और बी के लिए सी कह रहा है ए मोशन में। सी क्या कह रहा है? लेकिन बी क्या कह रहा है? ए। बत्ती जली कुछ खोपड़ी की। क्यों हुआ ऐसा? जब रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड था तो ए और बी दोनों किस में थे? मोशन में। लेकिन अगर रेफरेंस पॉइंट ट्रेन कर लिया तो ए के लिए बी किस में आ गया और बी के लिए ए किस में आ गया। यही मतलब है इस लाइन का कि मोशन और रेस्ट हमेशा रिलेटिव हैं, ये कभी एब्सोल्यूट नहीं होते। मतलब एक बॉडी जो इसके लिए मोशन कर रही हो, कोई जरूरी नहीं कि वो इसके लिए भी मोशन में हो सकता है वो इसके लिए किस में हो? रेस्ट में। अगर मैं एक लाइन लिख दूं आई एम मूविंग, मैं ये एक लाइन ऐसे लिख सकता हूं, आई एम मूविंग। सोच के बोल, ये लाइन सही है गलत है? लाइन ग्रामर नहीं देखनी, लॉजिकली ये लाइन सही है गलत है? गलत है। आई एम मूविंग किसके लिए? अपने लिए कोई कभी मूव नहीं करता, अपने लिए हमेशा सब रेस्ट पे होते हैं। मेरे लिए मैं रेस्ट पे हूं। आई एम मूविंग गलत है। क्यों? मैं किसके लिए मूव कर रहा हूं ये तो मैंने लिखा ही नहीं। आई एम मूविंग विद रिस्पेक्ट टू हिम, आई एम मूविंग विद रिस्पेक्ट टू हिम। मुझे रेफरेंस पॉइंट बताना पड़ेगा कि मैं किसके लिए मोशन कर रहा हूं। अगर मैं रेफरेंस पॉइंट नहीं बताऊंगा तो मोशन की डेफिनेशन बेमानी है। हाँ ना बोलो। अभी तुम लोग इधर बैठा है सारा लोग बढ़िया से, अरे यार ये बंद हो जाता, बता दिया करो यार मेरे को। वो बच्ची बेचारी फोन भी नहीं कर पाती, कश्मीर में ऐसा ही नेटवर्क आता है। हम लोग गए कश्मीर घूमने, जब वापस आने का टाइम हुआ फ्लाइट कैंसिल हो गई। 3 दिन कैंसिल हुई भाई, बहुत खर्चा, बहुत ज्यादा खर्चा भाई। होटल वाले को पता लग गया कि अब तो फंस गए, अब क्या है, अब तो इनको रगड़ के रख दो। समझ रहे हो? हाँ भाई, एग्जाम्पल समझ। मैं यहां खड़ा हो जाए ऐसे आराम से, तुम्हारे लिए मैं रेस्ट में हूं, मेरे लिए तुम हो के नहीं हो। तुम कहीं नहीं जा रहे ना यार, यहीं कहीं बैठे हो। मान लो अब इसको, तेरा नाम क्या है? चिराग ना, इसको हम ना चांद पे भेज दें। इसको कहां भेज दें? जैसे ये चांद पे जाएगा, इसके लिए हम सारे किस में आ जाएंगे? मोशन में। इसके लिए हम सारे किस में आ जाएंगे? हाँ ना बोलो। लेकिन एक दूसरे के लिए हम किस में रहेंगे? तो तुम देख रहे हो रेफरेंस पॉइंट बदलते ही रेस्ट की और मोशन की डेफिनेशन क्या हो रही है? चेंज। अभी तक हम सब किस में? ये भैया चंदा पे चला गया, इसे हम घूमते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि धरती भी, सोच के देखो बात सही है गलत है? तो यही कहने का मतलब है कि मोशन की और रेस्ट की जो डेफिनेशन है वो रेफरेंस पॉइंट के चेंज होने से क्या हो जाती है? चेंज। तुम कहोगे सर क्या बावली बातें करते हो, उल्टी सीधी बातें पढ़ाते रहते हो हैं। धरती पे रहेंगे तो रेफरेंस पॉइंट तो मिलेगा ही, कहीं ना कहीं से तो रेफरेंस पॉइंट ले ही लेंगे। बात बिल्कुल सही है, लेकिन गधो धरती से बाहर भी तो निकलोगे कभी, क्योंकि धरती तो खत्म होगी एक दिन। नहीं खत्म होगी तो साले तुम कर दोगे। हाँ ना बोलो, खत्म तो होगी तो कोई नया घर तो ढूंढना पड़ेगा। सोच उस पायलट की परेशानी, सोच जो स्पेस में। सोच, अब इमेजिन कर, आजू बाजू कोई सितारा नहीं, खाली स्पेस, कोई रेफरेंस पॉइंट। इस स्थिति में कई बार पायलट भी ये पता नहीं लगा पाता कि इंजन चालू है या कैसे पता लगाते हैं वो लोग? कोई भी चीज ले लो, उसको ड्रॉप करके देखते हैं वो, अगर वो सीधी सीधी गिरी तो इंजन बंद है, अगर वो आगे या पीछे हो गई मतलब एक्सेलरेशन हो रही है। लेकिन ये एक टेम्परेरी इलाज बता रहा हूं मैं तुम्हें। एक्चुअली जब भी हम स्पेस में अब जाते हैं तो हम हर चीज को डिग्रीज में नाप के रखते हैं। किस में नाप के रखते हैं? क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट की सबसे ज्यादा कलेश कहां होती है? स्पेस में। वहां तो नहीं है ना रेफरेंस पॉइंट है? कहीं सूरज ये कह रहे हैं भाई मेरे को बना ले, सूरज बहुत दूर है,
देखने में पास लगता है, एक्चुअली बहुत ज्यादा दूर है। पहले एक बात बताओ, ये बात तुमको पल्ले पड़ा? अभी तक की घटनाओं के आधार पे भविष्य में जाया जा सकता है, इतिहास में जाया नहीं जा सकता। और अब टाइम मशीन का बनाना एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट रह गया है। जो फिजिसिस्ट हैं उन्होंने तो अपने फॉर्मूले कंप्लीट करके दे दिए। टाइम मशीन बनना इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है नाउ अ डेज। अब ये देखो कि देश में कितने इंजीनियर, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ टाइम मशीन बहुत दूर है। अभी यहाँ अभी आंटियां नालियों पे लड़ाई करती हैं, तूने मेरी नाली में पानी क्यों छोड़ा, मैं ते बाल पकड़ के ऐसा पीटूंगी ना। होता होगा कॉलोनियों में, चले जाओ, ऐसे ही होता है। और तुम्हारी सोसाइटियों में ये नहीं होता तो शाम को आंटियां जो है ना चक्कर लगानी शुरू कर देती हैं। बोले इससे क्या हो रहा है? भाई वजन घट रहा है। वजन नहीं घटता है। पूरी सोसाइटी की जब तक चुगली ना मिल जाए तब तक इनका टाइम पास नहीं। तो मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, बाकी बाहर के लोग वो लगे पड़े हैं बेचारे। ठीक है, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक लगे हुए हैं टाइम मशीन बनाने में। बन जाएगी जल्दी, मुझे ऐसी उम्मीद है। तुम्हारे जीवन काल में तुम टाइम ट्रेवल देख पाओगे, लेकिन बेस यहीं से शुरू होता है। ये अभी मैं क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूं तुमको। जब टाइम मशीन की हम लोग बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। टाइम मशीन की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। ये फॉर्मूले थोड़े थोड़े नहीं लगेंगे, खैर वो बहुत बाद की बात होगी। ये बात समझ में आई? हाँ ना बोलो, उतारो। ये यहां से उतारना शुरू करना, यहां से। पहले पेज पे तो ये बनाओगे ना पर्सपेक्टिव कंप्लीटली। है ना अच्छे लेवल की न्यूमेरिकल करने की। तुम्हें तो पता ही है तुमने कितने बढ़िया सवाल निकाले हैं। याद दिलाऊं क्या? 1 ओम 2 ओम 3 ओम का रेजिस्टर सीरीज में लगा, बोले भाई इसका नेट रेजिस्टेंस निकाल दो। देख रहे हो कितना मुश्किल सवाल है, आर नेट। अच्छा तुम्हें क्या लगा था 10वीं में कि यही है न्यूमेरिकल क्या होता है? मैं आज दिखाएगा तुम लोग को, देखना अभी तुम्हारे प्राण ना निकल के गिर जाए बाहर। तो क्योंकि इसी में बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं ना, यहां से बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, बहुत इजी है, डरने का नहीं एकदम। मैं तुम्हारे साथ हूं। वो एक नारा लगाता ना, बच्चों तुम संघर्ष करो मैं तुम्हारे साथ। मैं बस साथ ही हूं, पेपर नहीं लिखूंगा, पेपर खुद ही लिखना पड़ेगा बेटे। जब हटा दूं इसको, पक्की बात। आओ देखो समझो, आओ, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। आज एक हेडिंग पढ़ेंगे, मतलब टॉपिक है, हेडिंग को तो क्या ही पढ़ेंगे। इधर देखो, रिलेटिव वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? ये ना अगले चैप्टर में फिर आएगी तंग करने। अभी तो आसान वाले केस हम लेंगे इसके, क्योंकि अभी हमने वेक्टर्स नहीं पढ़े। जब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे तो पहले वेक्टर्स पढ़ेंगे, फिर इसको वेक्टर्स में भी पढ़ेंगे। खैर अभी आराम से समझो क्या होती है रिलेटिव वेलोसिटी। समझो, अभी लिखने का नहीं। इट इज द वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रेस्पेक्ट टू अदर। एक बॉडी की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में? दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में। समझो समझो, एग्जाम्पल समझो। मान लो ये हूं मैं, M फॉर मास्टर, और ये है मेरी गाड़ी। मौसम बाहर सुहाना है, मैं बहुत आराम से, बहुत प्यार से 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आराम से गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था। ऑल्टो लाया हूं मैं आज, इतनी ही चल सकती है। मैं चल रहा था, मैं जा रहा था, मुझे जाते हुए इसने चिराग ने देख लिया। चिराग अपनी गाड़ी लेके यहां था, इसने देखा बुढ़ा आगे जा रहा है, और एकदम इसके अंदर का जवान आदमी जाग गया। बोला इस आदमी ने हमें बहुत पीटा, आज तो इसे रेस में हरा के रहूंगा। इसने तुरंत क्या काम किया, अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा के कितनी कर दी?
अब ये बात तय है भाई, ये मेरे से आगे निकल जाएगा, इसमें कोई दो राया नहीं। लेकिन जब ये मेरे से आगे निकल रहा होगा, एक स्टेज ऐसी भी आएगी जब हम बिल्कुल ऐसे साइड बाय साइड होंगे, क्योंकि इसी स्टेज के लिए तो मुझे पीछे छोड़ रहा है। जैसे ही मेरे साइड में आएगा बोलेगा सर बाय, आना बोलो, और ये ऐसे आगे निकल गया। जरा 1 मिनट के लिए ठहरो और सोचो, जब ये बिल्कुल मेरे साइड में होगा उस वक्त मुझे ये किस रफ्तार से आगे जाता दिखेगा? दिमाग लगा के जवाब देना, दिमाग का विषय है। जब ये बिल्कुल मेरे साइड में होगा तब ये मुझे किस रफ्तार से आगे जाता दिखेगा? सोच सोच सोच, किस रफ्तार से आगे जाता दिखेगा? सोचो सोचो जरा। 20 से। कितने से? क्यों? क्योंकि ध्यान से देख, ध्यान से देख, 20 से तो मैं खुद भी चल रहा हूं ना। 20 से मैं, तो जब मैं 20 से चल रहा हूं और ये साइड में मेरे साथ 40 से चल रहा है, अगर इसकी भी 20 हो जाती, अगर इसकी भी क्या हो जाती, 20, तो ये मेरे साइड में चल रहा होता, ये मेरे बिल्कुल साइड में चलता, तो मेरे लिए किस पे आ जाता? रेस्ट पे। मेरे लिए इसकी रफ्तार क्या होती? 0। अभी ये कितने से चल रहा है? मुझे किस रफ्तार से आगे जाता दिखेगा? 20 से, क्योंकि 20 से मैं खुद भी, या इससे मैं किस रफ्तार से पीछे जाता दिखूंगा? ये जो रफ्तार तुमने निकाली है, इसी को क्या बोलते हैं? अरे इसकी रफ्तार 40 किसके लिए? उस बंदे के लिए जो जमीन पे खड़ा है। सोच सोच सोच, यहां 3 लोग की बात है। एक बंदा जो जमीन पे खड़ा है, उसको एक किस रफ्तार से चलता दिखेगा? 40। मैं किससे चलता दिखूंगा? 20। लेकिन गाड़ी में कोई और बैठा होगा तो उसे किससे चलता दिखेगा? 20 से। बदल गई ना वेलोसिटी? सब सेम थोड़ा ही रहा, हाँ ना बोलो, बात पल्ले पड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर देख, इधर बात समझ, फॉर 2 bodies moving in same direction, अगर 2 बॉडी सेम डायरेक्शन में चल रही हो तो रिलेटिव वेलोसिटी ए की जो बी के रेस्पेक्ट में होगी वो क्या होगी? वी ए माइनस, या अगर बी की निकालूं ए के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगी? वी बी माइनस। माइनस करना पड़ेगा, तुम ही लोग बोले, मैं नहीं बोला, फॉर्मूला भी तुम ही लोगों ने बनाया। अच्छा एक बात बता, अगर इसकी रफ्तार 30 होती तो? मतलब तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया। लेकिन ये जो चिराग था ना, इसे मुझे रेस हरा के इसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। ये बोला भाई मार पड़ी है बहुत ज्यादा, आज बुड्ढे से पूरा बदला लेके रहूंगा। तो इनने क्या काम किया, मैंने सोचा, मैंने कहा चल ठीक है, बच्चा आगे निकल गया, मैं अभी भी अपना 20 मीटर पर सेकंड से गाड़ी अपना चला रहा हूं शांति से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं एकदम आराम से, मैं चल कोई बात नहीं, बालक है। 20 मीटर पर सेकंड, ये कमबख्त आगे गया, इसने यू टर्न मारा और ये ना आमने सामने से गाड़ी ले आया, बोला आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं छोड़ने का बेटे, आज तो जान से मारूंगा बुड्ढे को। आमने सामने। सोच, मुझे ये किस रफ्तार से मेरी तरफ आता दिखेगा? 60। गधो मैं भी तो 20 से इसकी तरफ जा रहा हूं। सोच, मैंने इसीलिए कहा दिमाग सोचने से चलता है, सीरीज में रेजिस्टेंस लगाने से नहीं चलता है। सोच, मुझे किस रफ्तार से अपनी तरफ आता दिखेगा? 60। क्यों? 40 से तो ये मेरी तरफ आ रहा, और 20 से, या इसे मैं किस रफ्तार से आता दिखूंगा? 60। अरे यही तो कारण है कि आमने सामने की जब टक्कर होती है तो मजा दोनों को आता है, और ज्यादा मजा आता है बे। आगे पीछे की टक्कर में नुकसान कम होएगा, लेकिन आमने सामने की टक्कर में कभी करके देखो, क्योंकि काइनेमेटिक्स तो डेली लाइफ में एक बार करके देख लो, स्कूटी टकरा दो, अरे गाड़ी ना मिले तो क्या टकरा दो, कहानी खत्म, तुम पता लग जाएगा। तुम्हारी 20 की रफ्तार, उसकी 20 की रफ्तार, लेकिन मजा 40 की रफ्तार का आएगा।
समझ रहे हो क्यों? बात पता चल गई? ये जो वेलोसिटी निकाली है ये भी कौन सी वेलोसिटी है? रिलेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर टू बॉडीज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? एड। क्या हो जाएगी भाई? यार हाँ ना बोलो। तो सेम डायरेक्शन के लिए माइनस, अपोजिट डायरेक्शन के लिए। देख देख, तेरे को एक और बात पता चलेगी, तू सोच के देख। मान ले एक तेरा दोस्त तेरे से आगे भाग रहा हो, तुझे उसे पकड़ना हो, तो तुझे उसे पकड़ने में जान ज्यादा लगानी पड़ेगी ना। और अगर वो तेरी तरफ आ रहा हो तो हल्का, तू थोड़ा सा भाग, बाकी उसे भागने दे, तो तेरे को जान कम लगानी पड़ेगी। क्यों? जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी घट गई, रिलेटिव वेलोसिटी। और जब आमने सामने आ रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी। मान ले तेरे दोस्त की रफ्तार है 100 और तू उसकी तरफ भाग रहा है कितनी रफ्तार से? 20 से। तो क्या तू उसे पकड़ पाएगा? हाँ ना बोल, क्योंकि तेरी वेलोसिटी नेगेटिव में चल रही है। तेरी वेलोसिटी किस में चल रही है? और अगर मान ले उसकी रफ्तार है 100, तेरी है 120, पकड़ लेगा? लेकिन पकड़ने में जो एक्चुअल रफ्तार काम आएगी वो मात्र 20 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि 100 तो उसकी रफ्तार को कवर करने में यूज हो गई यार। हाँ ना बोलो, बात पल्ले पड़ी? ये लिख ले जरा, जितना आसान कॉन्सेप्ट है उतना आसान सवाल नहीं है। सवाल दिमाग एकदम दिमाग के तोते ढीले कर देगा भाई साहब। एनसीईआरटी की किताब लाया कोई? मेरे को दे देना, एक मिनट में ना एग्जैक्ट डाटा लिख दूंगा। अभी लिख लो, मैं हाजिरी भी ले लूं तुम लोग की जरा। तो अब मेरा ध्यान आकर्षित किया सुचिता ने आज इस बात के ऊपर कि सर वो ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट के जो पीछे के सवाल है हो नहीं रहे, सारे बड़े अलग अलग से हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट के पीछे के सवाल करना भी मत, इनमें से कोई सा पेपर में आता भी नहीं। ये सारे बुड्ढों ने पता नहीं क्या भांग वांग खा के लिख रखे हैं। एनसीईआरटी की किताब ऐसे ही लिखी है फिजिक्स की। मतलब जब अगर तुम्हें किसी से बदला लेना हो और तुम ये हो कि तुमको एकदम से, जैसे मान लो तुम्हारी बीवी से लड़ाई हो गई और तुम सीधा किताब लिखने पहुंच गए, तब ऐसी किताब लिखी जाती है। इसकी थ्योरी पढ़ लो और अपना सर के बाल सारे नोच लो, ऐसी थ्योरी लिखी है। हाँ, 3rd चैप्टर में कुछ अच्छा सवाल है, वो देखते हैं अपन, यही करेंगे। 3रे चैप्टर में अच्छे क्वेश्चन है। आओ, मैं सवाल बता रहा हूं, कहां से पिक कर रहा हूं, तुम लोग वेरीफाई भी कर सकते हो। कहीं तुम्हें मेरा भरोसा ना हो, तुम्हें लगे कि पता नहीं बुढ़े आदमी ने क्या बता दिया, अपने मन से तो नहीं इतना मुश्किल बना दिया। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं एनसीईआरटी में सवाल है, पेज नंबर 56 पे है और क्वेश्चन नंबर है 3.8। सवाल देखने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूं। इधर देखो, पढ़ भी लोगे वैसे भी कुछ समझ नहीं आना तुम्हें, इसलिए मैं डायरेक्ट ही समझा रहा हूं, इधर से समझ लो। देखो सवाल क्या कहता है। सवाल कह रहा है एक 2 लेन रोड है और इस रोड पर कार ए ट्रेवल कर रही है और उसकी ट्रेवलिंग की जो स्पीड है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। जैसे मान लो हम ये कह दें ये कार ए है, 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। 2 गाड़ियां बी और सी इसको अप्रोच कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन से। तो बी सी इसको अप्रोच कर रही हैं 54 किलोमीटर पर आवर से, दोनों की रफ्तार सेम है। ठीक है जी, सही है। जब ए बी 1 किलोमीटर रह जाता है और AC भी 1 किलोमीटर रह जाता है। सवाल को ध्यान से सुनना, जब AB भी 1 किलोमीटर रह जाता है और AC भी, तो B का ड्राइवर डिसाइड करता है कि मैं A को ओवरटेक करूंगा इससे पहले कि C कर जाए। नहीं समझे? जब AB की दूरी 1 किलोमीटर रह जाती है और AC की दूरी 1 किलोमीटर रह जाती है,
तो बी का जो ड्राइवर है चिराग, ये डिसाइड करता है कि ए को ऐसे ओवरटेक करेगा इससे पहले कि कौन कर जाए। ठीक है, कहता है ऐसा करने के लिए बताओ कितनी कम से कम एक्सेलरेशन बी को चाहिए ताकि इसकी और इसकी आपस में टक्कर ना हो। What minimum acceleration of B is required to avoid collision? करो, सवाल समझ आया? फिर से समझाऊं? एक और बार समझा देता हूं, एक और बार समझ लो। गाड़ी जा रही है 36 किलोमीटर पर आवर से, ये 54 से, और ये भी। जब ये दूरी और ये दूरी बराबर हो गई, दोनों 1-1 किलोमीटर हो गई, तो बी ने फैसला किया कि मैं ए को ओवरटेक करूंगा इससे पहले कि कौन ओवरटेक कर जाए। कह रहा है बता कितनी कम से कम एक्सेलरेशन बी को चाहिए ताकि ये ओवरटेक भी कर जाए और इसकी टक्कर भी। पहला मौका तुम्हारा, 1 मिनट का पूरा समय ले लो, जो हो सकता है वो कर लो, जाओ। वेलकम टू क्लास 11th। सोचो, अब जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया अभी उसी से होएगा। अरे इजी है, बहुत ज्यादा है, एनसीईआरटी का सवाल है, मुश्किल ना है। और तू जिम जावे तू लगे तो है 2 लक्ष्य देखिए। अरे मैं तो कमजोर आदमी हूँ, मेरो का है, मैं तो 5 किलो वजन घट गो। क्या यार तूने ऐसे बोलते ही ना, अब याद, अब मेरे को घर जाके खाना खाना पड़ेगा ज्यादा। नहीं बेटा इतनी आसानी से नहीं होगा बेटा कि बिना कॉपी पेन चलाए हो जाए। 1 आएगा आंसर, 1 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन चाहिएगी। मेरे को तो रटे पड़े सवाल ये। ला 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 1 मिनट तुम पूरा, मतलब एकदम दिमाग पूरा दौड़ा दो। मतलब ये सपना लेके आए थे ना जेई नीट करोगे, उसे साकार करो, दिमाग चलाओ। तुम्हारे जेई और नीट की राह का सबसे बड़ा रोड है फिजिक्स ही है। चलो करो सवाल, ला 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 ला। चलो है बेटा, एक बता दो दिया, आंसर बता दो दिया, 1 आएगा कन्फर्म, पक्की बात, 100%। आओ मैं करती, आओ छोड़ दो, तुम लोग सरेंडर कर दो, इधर आ जाओ। सबसे पहली बात, किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी की ऐसा यूनिट नहीं है, मीटर पर सेकंड होती है। तो किलोमीटर पर आवर को किस में बदल लूं? चलो भैया मीटर पर सेकंड में बदलिए भैया, 36 10। अरे सही तो है, 5/18 से गुणा कर ले भाई, इसको कर ले, कितना आएगा? तो ये हो गया 15 मीटर, ये भी हो गया 15 मीटर। अब सुन, जो मैं समझाऊं शांति से समझियो। देख, मैंने इस सिचुएशन को जरा गंभीरता से पढ़ा और मैंने पाया कि यार नेचुरली ए को सी ही ओवरटेक करेगा पहले। पूछ क्यों? अरे दोनों अपोजिट जा रहे हैं दादा, ये इसकी तरफ जा रहा है और ये, तो मैं नहीं लगता कि यही इसको पहले टाप जाएगा। हाँ ना बोलो? एक काम कर लेते हैं, ये पता लगा लेते हैं कि सी ए को कितनी देर में पार, क्योंकि ए और सी के बीच की दूरी सही है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए कितनी होगी? अपोजिट है ना? अभी तो सिखाया कि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ऐड।
अच्छा, इस रिलेटिव वेलोसिटी से इन दोनों को दूरी कितनी तय करनी है? तो अगर मैं लगाऊं डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, दोनों की नेट वेलोसिटी कितनी आ रही है? टाइम टी, तो टाइम कितना सेकंड आया? मतलब कि 40 सेकंड में सी ए को पार कर, और अगर बी को अब इसे पार करना है तो बी के पास कितना सेकंड है? अबे हाँ ना बोलो, इससे ज्यादा में करेगा तो कहानी खराब, कंडीशन फेल। हमें तो इससे पहले पार कराना है ना यार। तो बी के पास कम से कम कितना समय हुआ? कितना हुआ? अब जरा बी की स्थिति समझता हूं। ए इधर भाग रहा है, बी भी इधर ही भाग रहा है, इसको इसे पकड़ने में मुश्किल, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ध्यान से देख, अगर मैं पता लगाऊं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, बी की वेलोसिटी ए के लिए कितनी है बोल? 5 है ना, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो माइनस हो जाएगा। तो कितना हुआ? 15 माइनस 10 बराबर कितना आया? अरे हाँ ना बोलो यार। अब बी की रफ्तार कितनी है? बी के पास समय कितना है? दूरी कितनी तय करनी है? क्योंकि ये दूरी भी 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। यानी कि अगर मैं बी के लिए लगा दूं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का, दूरी कितनी तय करनी? रफ्तार कितनी है? टाइम कितना है? आधा गुणा ए गुणा 40 का स्क्वायर 1600। ओके, 1000 बराबर 200 जमा 800 ए, 800 बराबर 800 ए बराबर 1 मीटर। इतनी कम से कम एक्सेलरेशन चाहिएगी। अच्छा सुन, टक्कर तो इस पे भी होएगी, इस पे तो दोनों एक ही टाइम में आ जाएंगे ना, मतलब इससे थोड़ी सी क्या चाहिए? ज्यादा, ग्रेटर देन 1, मतलब 1.01 भी अगर तूने कर दी तो समझ ले तेरा काम हो गया। हाँ ना बोलो यार, सवाल पल्ले पड़ा, तोते उड़ गए तुम्हारे। मुश्किल था, तुमने कंडीशन को ढंग से पढ़ा नहीं, इसमें तुम्हारी कोई कमी नहीं। तुम बहुत बहुत बड़े तोप, जो खुद को 30 मार खा समझते थे, जिनके बाद में 12वीं में 96 97 भी आए। पहली बार में आज तक 15 साल के मेरे कैरियर में किसी से भी नहीं हुआ है, तो तुम्हें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तुमने इस तरीके के न्यूमेरिकल नहीं किए, अब धीरे धीरे तुम लोगों को आदत पड़ेगी, उतार लो सॉल्यूशन। दिल पे मत ले जाना कि हमसे नहीं हुआ, हम तो किसी लायक नहीं है। मैं कहता जरूर रहता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम लोग लायक नहीं हो, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। धीरे धीरे मेहनत करोगे तभी मेहनत करना पड़ेगा इस बात को। इससे अगला हाँ, इससे अगला घर से करके लाना, सेम क्वेश्चन सेम पॉइंट।